नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सैटेलाइट में। मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं तो जल संचय जन भागीदारी में छत्तीसगढ़ अव्वल आया है। 1,64,149 जल संचय संबंधित काम के साथ छत्तीसगढ़ देश भर में पहले स्थान पर है। इसके साथ ही नगर निगम कैटेगरी में रायपुर को पहला स्थान मिला है, वहीं बिलासपुर दूसरे और रायगढ़ तीसरे स्थान पर है। हाल ही में केंद्र सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय ने वर्षा जल संचय को बढ़ाने और दीर्घकालिक जल स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की थी। इस पहल का उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी और स्वामित्व पर ध्यान केंद्रित करते हुए जल संरक्षण करना है। इसमें 5 प्रमुख काम शामिल थे: वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण, जल शक्ति केंद्र स्थापित करना, गहन वनरोपण, जागरूकता बढ़ाना और जल संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी। इस अभियान में छत्तीसगढ़ पूरे देश में अव्वल नंबर पर है। राजधानी भोपाल से खबर है। श्यामला हिल्स थाना क्षेत्र के पॉलिटेक्निक चौराहे के समीप लूट के मामले में क्राइम ब्रांच ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से पूछताछ के बाद मामले का खुलासा हो सकता है। श्यामला हिल्स थाना के टीआई धर्मेंद्र सिंह बैस ने बताया कि पॉलिटेक्निक चौराहे के पास 2 बाइक्स का एक्सीडेंट हो गया था। इसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट हुई। मामला एक्सीडेंट का है या लूट का, इसकी जांच की जा रही है। आपको बता दें कि 10 नवंबर को 8:30 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि पॉलिटेक्निक चौराहे के पास एक कारोबारी के कर्मचारी से 20 लाख रुपए की लूट हो गई है, लेकिन प्राथमिक जांच के बाद पुलिस ने इसे लूट नहीं माना। मामले में डीएसपी के मारपीट का मामला दर्ज किया गया है। वहीं पॉलिटेक्निक चौराहा सीएम हाउस से मात्र 400 या 500 मीटर की दूरी पर है। वीआईपी जोन में इस तरह की बड़ी वारदात पुलिस की सक्रिय कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा कर रही है। तो उसकी पुष्टि ये हुई है कि घटना उस समय जो हुई है वो वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट के बाद मारपीट झगड़ा हुआ। तो जो एक्टिवा वाले हैं वो वहाँ से गाड़ी छोड़ करके अपने भाग गए थे और ये जिनसे झगड़ा हुआ फिर ये किधर गए क्या है, तो इस तरीके से बाद में ऐसी चीज़ें आ रही हैं। तो अभी उनकी पुष्टि की जा रही है कि क्या है, इनका आपसी कुछ विवाद तो नहीं है और उस टाइम पे जो घटनाक्रम आया वो एक्सीडेंट और मारपीट का आया है। इधर इंदौर में कारोबारी कमलेश अग्रवाल और उनके रिश्तेदार के साथ वारदात करने वाले बदमाशों का अभी तक कोई सुराग पुलिस के पास नहीं लग पाया है। कारोबारी से वारदात करने से पहले बदमाश कुछ और वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। 24 घंटे बीत जाने के बावजूद बदमाश पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बदमाशों ने छोटी ग्वालटोली थाना क्षेत्र से बाइक चुराई थी। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई। इसके बाद बदमाशों ने महिला मित्र के साथ घूम रहे एक व्यक्ति को भी लूटा। वहीं देर रात बदमाश परदेशीपुरा इलाके में एक व्यक्ति से लूट की वारदात करना चाह रहे थे, लेकिन सफल नहीं हुए। इससे पुलिस की गश्त पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जो घटनाक्रम में उस पर तत्काल एफआईआर कर ली गई थी और उसमें फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जो भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस हैं वो फुटेज के माध्यम से ट्रैक किया जा रहा है। अभी इसमें काफ़ी काम शेष है और अभी इसमें क्योंकि बड़ी गहनता से अभी इसका इन्वेस्टिगेशन पार्ट बचा हुआ है, तो अभी वो किया जा रहा है। तो जबलपुर की कचनार सिटी में रिटायर्ड सीएमएचओ डॉक्टर महेंद्र खरे के घर डकैती का मामला सामने आया है। मंगलवार तड़के 4 बजे डॉक्टर के घर में 3 बदमाश दरवाजा तोड़कर घुस गए। उन्होंने पहले डॉक्टर को पिस्टल दिखाकर धमकाया और फिर घर की अलमारियों को लॉकर सहित लेकर पूरा छान मार लिया, लेकिन मिला कुछ नहीं। इसका कारण वो 2 महंगी घड़ी और डॉक्टर के पर्स में मौजूद 2000 रुपए नगद अपने साथ ले गए। वारदात के बाद डरे सहमे डॉक्टर ने विजयनगर पुलिस थाने में डकैती की सूचना दी। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 2 लड़के जो 3 में से थे, उनके पास एक के पास पिस्तौल थी, एक के पास बका था और एक के पास मतलब उसी की दूसरे हाथ में चाकू था और एक के पास रॉड था एक हाथ में। तो उन्होंने मुझसे बोला कि तुमने जरा भी हिलने डुलने की कोशिश की या आवाज़ करने की कोशिश की तो जान से मार देंगे। विजयनगर क्षेत्र में कचनार सिटी में एक रिटायर्ड सीएमएचओ महेंद्र खरे जी रहते हैं। उनके रात में 3 नकाबपोश घुस गए और उनको कट्टा दिखाकर कुछ घर से रुपयों की लूटपाट कर गए हैं। इस सूचना पर इन तीनों अज्ञात आरोपियों के खिलाफ लूट का अपराध दर्ज कर लिया गया है। इसमें सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और जल्द ही ऐसा अनुमान है कि हम आरोपियों तक पहुंच जाएंगे और उनको गिरफ्तार कर लेंगे। तो वहीं फिल्म स्टार शाहरुख खान को 50 लाख रुपए फिरौती के लिए जान से मारने की धमकी देने के आरोप में महाराष्ट्र पुलिस ने रायपुर के अधिवक्ता फैजान खान को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र पुलिस ने फैजान को कोर्ट में पेश कर 3 दिन के ट्रांजिट रिमांड मांगी है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है।
फैजान के वकील ने कोर्ट में उसके अस्वस्थ होने और नशीली दवा दिए जाने का आरोप लगाते हुए फिर से मेडिकल जांच की याचिका लगाई, जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। अब महाराष्ट्र पुलिस आरोपी से बांद्रा में पूछताछ करेगी। महाराष्ट्र पुलिस को ऐसे इनपुट मिले हैं कि फैजान के मोबाइल की दूसरे सिम से शाहरुख खान को धमकी दी गई थी। एक तो प्रॉपर नोटिस नहीं हुआ है, मराठी लैंग्वेज में है। हमको बीएनएसएस के हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न है और हमारी जो सीआरपीसी थी अभी बीएनएसएस, उसमें ये ऐसी लैंग्वेज में होना चाहिए जो वकील और आरोपी को समझ में आए। मराठी हमको समझ में नहीं आए कि क्या सेक्शन है, और अपीयर होने का नोटिस भी नहीं दिया गया। रेगुलर बेल फाइल करेंगे और एक मेडिकल बेल भी, क्योंकि उसकी हेल्थ कंडीशन खराब है, और एक क्वैश पिटीशन भी फाइल करेंगे। इधर मध्य प्रदेश में साइबर ठगी को लेकर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। इस बार ठगी के शिकार हुए हैं मध्य प्रदेश कैबिनेट में मंत्री कृष्णा गौर के बेटे आकाश गौर, और ठगी भी छोटी मोटी नहीं बल्कि लाखों में हुई है। आखिर क्या है मामला, देखिए रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में साइबर अपराध बढ़ता जा रहा है। इसका शिकार सिर्फ आम जनता नहीं हो रही, बल्कि साइबर ठगी का जाल अब मंत्रियों के घर तक पहुंच गया है। ठगों ने लेबर सप्लाई का ठेका दिलाने के नाम पर कैबिनेट मंत्री कृष्णा गौर के बेटे को निशाना बनाया और आकाश गौर से 3,19,000 की धोखाधड़ी की। मामले का खुलासा तब हुआ जब आकाश ने भोपाल साइबर क्राइम ब्रांच में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करवाई। डीएसपी क्राइम की फर्जी आईडी बना करके बैंक को मेल किया अपना खाता अनहोल्ड करने के लिए। तो हमें शक होने पे ये मैटर सामने आया। इसके बाद इसमें कार्रवाई हमारी साइबर टीम ने की है। इसमें लगभग 3.5 लाख रुपए का फ्रॉड है। जानकारी के मुताबिक 20 मार्च 2024 को उनके पास प्राइवेट कंपनी में लेबर सप्लाई के टेंडर के लिए फोन आया। फोन करने वाले ने अपना नाम आर.के. यादव बताया। आर.के. यादव ने आकाश से टेंडर के लिए QR कोड पर वेंडर कोड जनरेट करने के लिए कहा, जिसके बाद टेंडर के लिए निर्धारित शुल्क जमा करने के लिए कहा। आकाश ठग के झांसे में आ गए और अलग अलग बैंक खातों से 3,19,000 ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया। ये पुरानी हमारी FIR है 420 और IT एक्ट की, जिसमें महिंद्रा कंपनी में लेबर सप्लाई करने के बहाने ये जो आरोपी गण हैं, इनके द्वारा कुछ पैसे ऐंठे गए थे। शिकायत के बाद पुलिस ने जानकारी जुटाकर जिस खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए थे उसे फ्रीज करवा दिया। करीब 8 महीने की जांच के बाद 9 नवंबर को शिकायत दर्ज की गई और मुंबई से आरोपी सैफ अली चौस को गिरफ्तार किया। वहीं मुख्य आरोपी कॉलर राकेश यादव फरार चल रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है। लेकिन इस मामले में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब मंत्रियों के घर में ही ठगी हो रही है तो आम जनता कैसे राहत में रहेगी। हरप्रीत कौर रीन, IBC 24 भोपाल। इधर मध्य प्रदेश की सबसे तेज पुलिस होने का दावा करने वाली जबलपुर पुलिस शिकायतों के निपटारे में फिसड्डी साबित हो रही है। दरअसल इस साल जनवरी से लेकर अब तक 3,369 शिकायतें थानों में लंबित हैं, जिनकी जांच अभी भी पूरी नहीं हो पाई है। थानों में लंबित शिकायतों की बात की जाए तो रांची थाने में 754, आधार ताल में 557 और ओमती थाने में 383 शिकायतें लंबित हैं। इतना ही नहीं, एसपी कार्यालय में हर मंगलवार को जनसुनवाई भी होती है, जहां पुलिस कप्तान और एसपी स्तर के अधिकारी शिकायतों की सुनवाई करते हैं। बावजूद इसके जिले में जनसुनवाई की 729 शिकायतें लंबित हैं। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शिकायतों की समय सीमा में जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश थाना प्रभारी और स्टाफ को दिए जाते हैं। शिकायतें कई किस्म की होती हैं। ये राज्य शासन के द्वारा जन सुनवाई की शिकायतों का प्रावधान है, तो इसलिए 1 हफ्ते में इसके निराकरण का प्रावधान है। कुछ महिलाओं और बच्चों संबंधी शिकायतें हैं तो उसको भी हम कहते हैं कि 7 दिन में या अधिकतर 15 दिनों में उसका निराकरण कर दें। कुछ शिकायतें ऐसी होती हैं जो जमीन संबंधी या परिवार विघटन संबंधी, उसमें दोनों पक्षों को सुना जाता है, धोखाधड़ी के मामलों में रिकॉर्ड मंगाया जाता है, तो देर सवेर उसमें न्याय होता है और उसमें भी कार्रवाई होती है, FIR दर्ज होती है। इसलिए शिकायतों का वर्गीकरण कर दिनों के आधार पर उसका निराकरण किया जाता है। तो भाई एनकाउंटर में मारे गए अमित जोश के जीजा और बहन के कब्जे वाले बीएसपी के क्वार्टर को खाली कराने एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट की टीम पहुंची। ये वही क्वार्टर है जिसे 29 जून को बीएसपी की टीम ने पुलिस की मदद से पहले खाली कराया था और सील कर दिया था, लेकिन अमित जोश की बहन ने इसमें दोबारा कब्जा कर लिया। टीम बिना क्वार्टर खाली कराए बैरंग लौट गई। अधिकारियों ने केवल नोटिस चस्पा किया और तत्काल क्वार्टर खाली करने के आदेश दिए हैं। बता दें कि अमित जोश का जीजा भी गुंडा बदमाश है।
तो 8 नवंबर को भिलाई गोलीकांड के आरोपी अमित जोश के एनकाउंटर के बाद अपराधियों का मनोबल टूट गया है। शहर में पिछले 5 दिनों से चाकूबाजी और मारपीट जैसी घटनाएं बंद सी हो गई हैं। कई थानों में पिछले 5 दिनों में ऐसे एक भी मामले सामने नहीं आए हैं। इधर पुलिस गुंडा बदमाशों पर नकेल कसने की तैयारी में है। पुलिस की टीम अपराधों को रोकने के लिए हर 15 दिन में गुंडा बदमाशों की परेड कराएगी। इतना ही नहीं, सब डिवीजन स्तर पर भी ये परेड हर महीने कराई जाएगी। पब्लिक ओपिनियन के आधार पर ऐसे लोगों का नाम बदमाशों की सूची में जोड़ा जाएगा जो गुंडागर्दी कर रहा है। इसके साथ ही चोरी और लूट की घटना को रोकने के लिए कॉलोनियों में सीसीटीवी लगाए जाएंगे। वहीं जबलपुर में बदमाश बेखौफ होकर पेट्रोल डीजल की चोरी कर रहे हैं। दरअसल शहर के शहपुरा इलाके में पेट्रोलियम कंपनियों के डिपो हैं, जहां से पेट्रोल डीजल की सप्लाई पूरे माह कौशल अंचल में होती है। लेकिन इन्हीं पेट्रोलियम डिपो से पेट्रोल डीजल की चोरी और तस्करी का काम भी बरसों से होता आ रहा है। यहाँ स्थानीय बदमाशों का एक गिरोह डिपो से बाहर आने वाले हर टैंकर से थोड़ा थोड़ा पेट्रोल डीजल चुरा लेता है। इस तरह रोज हजारों लीटर पेट्रोल और डीजल की चोरी होती है। लेकिन आरोप है कि पुलिस ने कभी कार्रवाई ही नहीं की। इस गिरोह के करतूत का ताजा वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि कुछ लोग खड़े टैंकर्स में पाइप डालकर उससे पेट्रोल डीजल निकाल रहे हैं। हालांकि IBC 24 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। विजुअल सभी संज्ञान में आए हैं, उनकी जांच कराई जाएगी। विजुअल किस स्थान के हैं, कहां के हैं, कब के हैं, और अगर ऐसा कोई कानून का वायलेशन पाया जाता है तो उसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी। भिलाई के प्रोफेसर विनोद शर्मा पर जानलेवा हमला मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बहस की। कपिल सिब्बल ने ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बहस की है। सिब्बल ने जांच के दौरान चैतन्य के गूगल ID और पासवर्ड मांगने पर औचित्य पर सवाल उठाया। उन्होंने इसे निजता के अधिकार का हनन और फंडामेंटल राइट्स पर हमला बताया। अब इस मामले में आगामी सुनवाई 2 सप्ताह बाद निर्धारित की गई है। बता दें कि इस मामले में 9 लोगों को आरोपी बनाया गया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल, उनकी बहन दीप्ति बघेल से भी पूछताछ की गई थी। पूछताछ के बाद पुलिस ने भूपेश बघेल के बेटे और बेटी का मोबाइल जब्त कर लिया था। प्रोफेसर विनोद शर्मा पर 19 जुलाई को कुछ लोगों ने जानलेवा हमला किया था। इस हमले में गंभीर रूप से घायल प्रोफेसर को इलाज के लिए राजधानी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी हालत को देखते हुए उन्हें एयर एम्बुलेंस से दिल्ली के वेदांता अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि प्रोफेसर को मारने के लिए सुपारी दी गई थी। इसके लिए दूसरे राज्यों से भाड़े पर गुंडे बुलाए गए थे। मामले में पुलिस ने मध्य प्रदेश के रीवा जिले से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही मामले में फरार चल रहे 3 आरोपियों शिवम मिश्रा, धीरज वस्त्रकार और प्रवीण शर्मा पर दुर्ग पुलिस ने 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। तो त्योहारी सीजन में भी बिलासपुर रेल मंडल के ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला जारी है। रेलवे के कई अधोसंरचना विकास कार्यों के चलते आगामी दिनों में 25 यात्री ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। इस दौरान करकेली स्टेशन को तीसरी रेल लाइन से जोड़ने के लिए 17 से 19 नवंबर तक यार्ड मोडिफिकेशन और रायपुर मंडल से हथबंद तिल्दा नेवरा सेक्शन में रोड अंडरब्रिज निर्माण के लिए 15 से 17 नवंबर तक गर्डर लॉन्चिंग का काम किया जाएगा। इसके कारण 25 ट्रेनें अलग अलग दिनों में प्रभावित रहेंगी, रद्द रहेंगी। रेल यात्रियों को इसके कारण परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो वहीं छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से धान खरीदी शुरू होने जा रही है। धान खरीदी के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल मंगलवार को अपने रायपुर स्थित निवास कार्यालय में अधिकारियों की बैठक लेकर धान खरीदी व्यवस्था की उन्होंने जानकारी दी है। बैठक में बताया गया कि राज्य में 2739 धान खरीदी केंद्रों से 165 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य है। इस खरीफ सीजन के लिए पंजीकृत किसानों की संख्या 27,01,109 है। इस साल 1,35,891 नए किसान पंजीकृत हुए हैं, जिससे 1,36,263 हेक्टेयर नवीन रकबों का पंजीयन किया गया है। सभी खरीदी केंद्रों में बायोमेट्रिक डिवाइस के माध्यम से उपार्जन की व्यवस्था की गई है। छोटे, सीमांत और बड़े कृषकों के धान को निर्धारित समर्थन मूल्य में खरीदा जाएगा। इसके लिए 7 नवंबर से ही टोकन आवेदन की व्यवस्था शुरू कर दी गई है और खरीदी सीजन में लघु और सीमांत कृषकों को अधिकतम 2 टोकन और बड़े कृषकों को 3 टोकन की पात्रता।
खबर रायपुर से। कल रायपुर दक्षिण विधानसभा में उपचुनाव के लिए मतदान है। मतदान केंद्र का कलेक्टर और एसएसपी ने रात में निरीक्षण किया। मतदान केंद्र की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया है। नगर निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा भी इस दौरान मौजूद थे। रायपुर से एक खबर है। युवा कांग्रेस ने कोतवाली थाने में शिकायत की है। बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी के खिलाफ शिकायत यहां पर की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ झूठे आरोप का पर्चा बांटने पर यहां शिकायत की गई है। तो कल ही मतदान होना है और इसके लिए अब देखिए फिर से एक बार शिकायतों का दौर शुरू हो चुका है। कोतवाली थाने में शिकायत की गई है। कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ पर्चा बांटने का आरोप लगाते हुए यहां पर शिकायत दर्ज करवाई गई है। झूठे आरोप का पर्चा बांटने की शिकायत यहां पर दर्ज करवाने के लिए पहुंचे हैं। रायपुर से एक और बड़ी खबर। पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। दक्षिण विधानसभा में उपचुनाव के चलते फ्लैग मार्च यहां पर पुलिस कर रही है। एसएसपी, एडीएम, एसडीएम समेत पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी इसमें शामिल थे। तो फ्लैग मार्च की तस्वीर आप देखिए। पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला था और दक्षिण विधानसभा में उपचुनाव होना है, कल ही मतदान है और इसके लिए फ्लैग मार्च निकाला गया। इस फ्लैग मार्च में एसएसपी भी मौजूद थे, एडीएम भी मौजूद थे और साथ ही एसडीएम और पुलिस और प्रशासनिक के कई अधिकारी इस दौरान इस फ्लैग मार्च में शामिल हुए थे। तो वहीं मध्य प्रदेश के बुधनी और विजयपुर में उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को मतदान होना है। मतदान के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने लोकतंत्र की मजबूती के लिए दोनों विधानसभा क्षेत्र की जनता से अपने मताधिकार का उपयोग कर ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की है। साथ ही सीएम ने कहा कि मतदान हमारा संवैधानिक अधिकार और लोकतंत्र के प्रति दायित्व है, इसलिए क्षेत्र का भविष्य तय करने के लिए मतदान जरूर करें। हमारे यहाँ 2 उपचुनाव है, बुधनी और विजयपुर। दोनों उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अपने प्रत्याशी, यहाँ हमारे रमाकांत भार्गव जी जो बुधनी में है, वहाँ रामनिवास रावत जी जो मंत्री है। पहली बार श्योपुर जिले को मंत्री भारतीय जनता पार्टी ने दिया है और विकास के मामले में इससे बड़ा कोई निर्णय नहीं हो सकता है। मैं आम जनता से अपील करता हूँ कि भारी संख्या में मत देकर हमारे दोनों प्रत्याशी को जिताएं। बुधनी और विजयपुर के चुनाव में अधिकतम मतदान करें और लोकतंत्र को मजबूत करने का सभी मतदाता भाई और बहन जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, मैं पुनः अपील करता हूं कि सभी लोग अपने मत का उपयोग करके लोकतंत्र को ताकत दें। रायपुर दक्षिण के भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी ने कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के आरोपों पर पलटवार किया है। कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा के वीडियो पर उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस के लोग बलौदाबाजार और सूरजपुर मामले में पकड़े गए हैं और जेल में हैं। इसके अलावा भी उन्होंने कई अन्य मुद्दों पर अपनी बात की है। फिलहाल सुनील सोनी से खास बातचीत की है IBC 24 के संवाददाता सौरभ सिंह परिहार ने। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव कल है और इससे पहले कि आप देख सकते हैं कि भाजपा के प्रत्याशी सुनील सोनी जी जो है डोर टू डोर कैंपेनिंग में निकले हुए हैं। तमाम अपने कार्यकर्ताओं के साथ अभी भी मेल मुलाकात कर रहे हैं। उनके कार्यकर्ता आ रहे हैं और जो है जीत की उन्हें अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। सर, ये कार्यकर्ता आपको माला पहना रहे हैं, 23 तारीख को क्या रहेगा? ये उत्साह है कार्यकर्ताओं का, मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं। इनका मैं पसीने का कर्ज विकास से चुकाऊंगा। और एक कांग्रेस ने जो है इस चुनाव के अंदर में एक मजाक बना लिया। छत्तीसगढ़ के हमारे आदिवासी भाई बहन जो है कभी जीवन में झूठ नहीं बोलते, सच्चाई के साथ में जीवन जीते हैं। लेकिन कांग्रेस के अंदर में आज आरोप लगाते सोना बांट रहा है, चांदी बांट रहा है। एक अजीबोगरीब चुनाव लड़ना चाहते हैं आप। क्या कोई बांट सकता है क्या? तो बांट सकते हो तो आपने छत्तीसगढ़ को लूटा है भाई। सर, ये आरोप फिर कैसे लगाए हैं? गलत आरोप है, क्या है ये? झूठ है। चुनाव जो है वो लोकतंत्र का उत्सव है। मजाक मत करिए, होली का त्यौहार नहीं है ये कि चुनाव के बाद में बोलेंगे बुरा न मानो होली है। लोग लाइन लगाकर वोट देते हैं, आप अपनी बात को रखो। इसकी शिकायत क्यों नहीं करते आप लोग? आप पे इतना आरोप लगा दिया कि आप जो है सोना बांट रहे हैं, नोट बांट रहे हैं, सब कुछ बांट रहे हैं। सब शिकायतें हैं और हम जनता के पास शिकायत कर रहे हैं। अदालत में जनता खड़ी है और जनता जो है इनको जवाब देगी। सर, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, आपके प्रतिद्वंदी हैं आकाश शर्मा,
वो कह रहे हैं, वो वीडियो जारी कर रहे हैं और कह रहे हैं, अंकल कह रहे हैं आपको, कह रहे हैं कि आप मेरे जो ज़िंदगी है उसको आप जो है निजी लाइफ उसको आप ये कर रहे हैं कि गुंडा बता रहे हैं। देखिए, मैंने कहा भ्रम फैलाकर राजनीति करना, आखिरी में कुछ भी आरोप लगा देने का, और उसके बाद में युवक कांग्रेस के लोग तो पकड़ाए हैं। आपका वो जेल के अंदर है, जो बलौदा बाजार के अंदर में जो आपका विधायक है, वो क्या कर रहे हैं आप? सूरजपुर के अंदर क्यों जेल के अंदर में? तो जगह जगह जब जेल में अगर युवक कांग्रेस के लोग, अन्य लोग हैं, तो गुंडागर्दी नहीं कर रहे हैं आपके लोग, तो और क्या कर रहे हैं? तो ये थे हमारे साथ सुनील सोनी जी, जो कह रहे हैं कि मैं विकास के दम पर चुनाव लड़ रहा हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि रायपुर दक्षिण की जनता मुझे अपना वोट देगी। कैमरामैन धर्म के साथ सौरभ सिंह परिहार, IVS24 रायपुर। तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में सबसे कम अंतर से जीतने वाले शाजापुर विधानसभा से भाजपा विधायक अरुण भीमावत के चुनाव जीतने के खिलाफ लगी याचिका पर इंदौर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस याचिका में बीजेपी विधायक की ओर से इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कोर्ट में पैरवी की है। बता दें कि शाजापुर से कांग्रेस प्रत्याशी रहे हुकुम सिंह कराड़ा ने डाक मतपत्रों को आधार बनाकर भीमावत के खिलाफ याचिका जबलपुर हाईकोर्ट में दायर की थी। हालांकि याचिका को जबलपुर हाईकोर्ट ने इंदौर बेंच में ट्रांसफर कर दिया था। अब मामले की सुनवाई इंदौर हाईकोर्ट में की जा रही है और अब उम्मीद की जा रही है कि इस पर फैसला जल्द सुना दिया जाएगा। शाजापुर विधानसभा जो कि कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 167 है, वहाँ के इलेक्शन को कांग्रेस प्रत्याशी ने इलेक्शन पिटीशन में चुनौती दी थी, जिसको हमने निरस्त करने का आवेदन लगाया था। चूंकि जो आवश्यकता है इलेक्शन पिटीशन की वो सब उसमें नहीं दिया गया था, इसलिए याचिका अभी इसी स्तर पर निरस्त किया जाए। माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों की सुनवाई करके अभी आदेश रिजर्व किया। तो छत्तीसगढ़ बीजेपी अपने सदस्यता अभियान के तहत अब तक 54 लाख सदस्य बना चुकी है। बीजेपी निर्धारित लक्ष्य से सिर्फ 6 लाख सदस्य दूर है। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन सदस्यता अभियान अभी भी जारी है। इधर 22 नवंबर को दिल्ली में सदस्यता अभियान की समीक्षा बैठक रखी गई है। पार्टी हाईकमान ने सदस्यता अभियान में टारगेट से ज्यादा सदस्य बनाने वालों को विभिन्न पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। इस महीने राजधानी में एक भव्य आयोजन कर लक्ष्य से ज्यादा सदस्य बनाने वालों को सीएम और प्रदेश प्रभारी के हाथों सम्मानित किया जाएगा। पार्टी कमान ने बीजेपी सदस्यता अभियान को लेकर विभिन्न पुरस्कारों की घोषणा की। इसके तहत 10,000 से ऊपर सदस्य बनाने वालों को सदस्यता रत्न और 20,000 से ऊपर सदस्य बनाने वालों को सदस्यता भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान में हम जो है अभी पूरे छत्तीसगढ़ में जो लगातार सदस्यता अभियान चला है उसमें हमने 54 लाख की जो सदस्यता है वो पूरा किए हैं। केंद्रीय नेतृत्व से जो लक्ष्य मिला है वो 60 लाख का मिला है, तो हम उस ओर आगे बढ़ रहे हैं। ऑनलाइन सदस्यता भी अभी जारी है और ऑफलाइन सदस्यता भी जो है लगातार एंट्री हो रहा है। इधर जबलपुर में करीब 1,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे प्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर पर मंगलवार शाम हादसा हो गया। मदन महल के पास निर्माणाधीन फ्लाईओवर की लिफ्टिंग मशीन का गर्डर गिर गया। गर्डर असंतुलित होकर फ्लाईओवर पर ही गिरा, जिससे बेहद गंभीर हादसा तो नहीं हुआ, लेकिन फ्लाईओवर पर काम कर रहे 3 कर्मचारी घायल हो गए। हादसे के बाद घायलों को अस्पताल भेजा गया। घायलों को मामूली चोट आई है और जानकारी के मुताबिक पीडब्ल्यूडी अधिकारियों का कहना है कि घायलों की स्थिति ठीक है। तो ग्वालियर नगर निगम के एक फैसले पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल शहर में मौजूद 104 टंकियां पानी की कमी के चलते रोजाना पूरी क्षमता से भर नहीं पा रही हैं। नगर निगम के वाटर प्रोजेक्ट वालों ने उनके लिए पानी का इंतजाम करने के बजाय अमृत मिशन 2 प्रोजेक्ट के तहत 98 नई पानी की टंकियों को बनाने का फैसला लिया है। इसके पहले फेज में 25 टंकियां बनेंगी। बात इस पर आने वाली लागत की करें तो प्रति टंकी निर्माण पर औसतन 2 करोड़ रुपए के हिसाब से कुल 50 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। आवश्यकता यहाँ है, वहाँ टंकियाँ बनाई जा रही हैं, लेकिन भरने के लिए अलग से पैनल लाइन डाली जाएगी, ऐसी चर्चा हो चुकी है। पहले जो टंकियाँ बनाई गई थी ये बात सही है कि उनको जितना भरना चाहिए थे नहीं भर पा रही हैं, कई तो बिल्कुल भी नहीं भर रही हैं। लेकिन जो सरकार की बरसों पुरानी मंशा थी कि चंबल से पानी लाएंगे वो नहीं ला पाए, लेकिन अब नगर निगम का प्रयास और सहयोग और सरकार में तो प्रक्रिया चालू हो गई है। चंबल से लाने का चल रहा है, तो चंबल की DPR भी बन गई है, उस पर कार्य चल रहा है, वहाँ से भरेंगे ये लोग पानी।
कभी प्लांट खाली हो जाता है, कभी प्लांट पे खराबी हो जाती है, कुछ हो जाती है, उसकी वजह से दिक्कत है। बाकी पानी तो सभी जगह मिल रहा है। जहाँ तक मेरा जो सोच है और मेरे पास जो जानकारियाँ हैं, पानी तो मिल रहा है। तो सैटेलाइट में इसी के साथ फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे देखिए एक बुलेटिन पूरा अपडेट नवरत्न पाराशर के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।